नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे किरण शुक्ला जी की कहानी त्रिवेणी गार्गी की आवाज में। कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही थी। वैसे तो बारिश मुझे बेहद पसंद है, लेकिन अति किसी चीज की भी बुरी लगने लग जाती है, खासकर अगर आपने छुट्टी पर कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया हो। क्योंकि आज संडे था तो मैं जरा आराम से उठी। बाहर हो रही बारिश की वजह से सुबह के 9 बजे भी रोशनी कम थी। जागते ही आदतन मैंने अपना लैपटॉप खोला तो एक मेल पर सरसरी नजर गई। आंख में अभी आलस भरा हुआ था। सोचा नींद भगाने का एक ही रास्ता है कि एक कप कड़क ब्लैक कॉफी बना लाऊं। धीमी गति से मैं किचन की ओर गई और कॉफी मेकर से एक बड़ा मग कॉफी का बना लाई। सिरहाने की ओर रखी आराम कुर्सी पर लैपटॉप गोद में लेकर बैठ गई। अपनी कॉफी पास रखे स्टूल पर रख दी। मेल आईडी देखकर थोड़ा सा अचंभा हुआ। लगभग 10 साल बाद रघु की मेल पर लिखा था, रघु इज नो मोर, फ्यू थिंग्स ही लेफ्ट फॉर यू, सेंड बाय पार्सल, कलेक्टेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। इस खबर को पढ़कर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आसपास सब कुछ हिलता हुआ सा प्रतीत हुआ। करीब 5 साल पहले पापा के ना रहने पर भारत गई थी। तब भी उससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। इस खबर ने मेरे जहन को झकझोर दिया। वैसे हम कहीं भी रहें, रोजमर्रा की जिंदगी की मसरूफियत हमें मशीन में तब्दील कर देती है। हम एक ढर्रे पर जीते चले जाते हैं। मेरी जिंदगी भी भारत से कोसों दूर इटली के बुरानो शहर में यहाँ की जलधाराओं सी बह रही थी। कुछ हासिल करने और उस कुछ की तलाश में मैं बस चल रही थी। इंसान की फितरत भी अजीब है। हम एक अदृश्य सुख या फिर यूं कहे कि अनजान मंजिल की तलाश में ताउम्र सफर करते रहते हैं। रास्तों में ठहरते जरूर हैं, लेकिन बस आगे बढ़ने की ताकत बटोरने की खातिर ही थमते हैं। मैं संध्या गुप्ता, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अरे हाँ भाई, आजकल उसे प्रयागराज कहते हैं, में रहती थी। वहाँ के सिविल लाइन इलाके में हमारा बड़ा सा पुश्तैनी मकान था। पापा, दो चाचा, चाची, दादा, दादी, एक बड़ा सा संयुक्त परिवार था। पापा वहाँ की यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। मैं महज 6 साल की थी जब किसी बीमारी में माँ चल बसी थी। घर में 4 चचेरे भाइयों में मैं अकेली बहन। मेरा बहुत लाड हुआ करता था। बच्चों में बड़े भैया और उनके बाद मेरा बड़ा रुतबा हुआ करता था। घर में शिक्षा का बढ़िया माहौल था। पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि होने की वजह से कॉलेज और घर में सबको मुझसे कुछ खास आशाएं भी थी। पापा की वजह से इतिहास से मुझे बेहद लगाव था। जहाँ इतिहास की कक्षा में मेरे सहपाठी ऊँघते थे, वहीं मुझे इस विषय में सबसे ज्यादा रुचि हुआ करती थी। महलों और राजाओं की कहानियां, पुरातत्व संबंधी चीजें मुझे बहुत आकर्षित करती थी। इलाहाबाद का म्यूजियम, आनंद भवन, स्वराज भवन के म्यूजियम में लगे चित्र, वहाँ की दूसरी वस्तुएं मुझे मुंह जुबानी याद थी। वहाँ मेरी पसंदीदा जगह थी। केवल म्यूजियम ही नहीं, एक और जगह है, संगम, गंगा जमुना का संगम, लुप्त हुई सरस्वती का संगम। संगम का किनारा मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता था। किसी न किसी बहाने लगभग मैं रोज वहां पहुंच जाती थी। यूं भी गंगा नदी का हम भारतीयों के हृदय में एक विशेष दर्जा है। इलाहाबाद, संगम और रघु सब आपस में उलझे उलझे से मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। रघु भैया का सहपाठी, हमारा पड़ोसी हुआ करता था। मिश्रा परिवार का इकलौता वारिस। उसके पिता आईएएस अधिकारी थे। उसे भी वही बनने का सपना था। बचपन से एक दूसरे के घर में आना जाना था। हम सभी साथ खेलते थे, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन इत्यादि। हम दोनों बैडमिंटन अच्छा खेलते थे, इसलिए रघु और मैं हमेशा पार्टनर बनते थे। रघु बहुत ही कुशाग्र बुद्धि लेकिन कुछ शर्मीला सा हुआ करता था। हाँ, अगर देश दुनिया की बातों पर वाद विवाद हो जाए तो रघु ज्ञान का भंडार था। हम दोनों में एक अंतर था। वह देश में वर्तमान की समस्याओं, आने वाले भविष्य की बात करता और मैं अतीत के गलियारों में घूमती थी। दुनिया का इतिहास पढ़ते पढ़ते अनजाने में ही दुनिया घूमने का ख्वाब मेरे मन में जन्म ले चुका था। मुझे वेनिस, पानी में तैरता हुआ बेइंतहा खूबसूरत शहर, बेहद आकर्षित करता था। कहीं न कहीं उस जगह की रूमानियत मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। एक रोज भैया, रघु और मैं कुछ चर्चा कर रहे थे कि वेनिस शहर की बात निकली। मैं अपना सारा ज्ञान बताने में लगी थी। तभी रघु बोला,
बस संध्या, तुम वेनिस घूमने का सपना संभाल कर रखना। मैं जिंदगी में कुछ बनकर तुम्हें वहां की सैर जरूर करवाऊंगा। रघु की यह बात सुनते ही मेरे मुंह से निकला, अरे, लोग वहां हनीमून पर जाते हैं। मेरी यह बात सुनकर उसने चुपचाप मुंह फेर लिया। लेकिन अचानक मुझे भी शर्म सी आई कि यार मैं क्या बोल गई। मैंने अपने शोध के लिए विश्व स्थापत्य कला को विषय बनाया। इटली के विश्वविद्यालय से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैं वहां जाने की तैयारी में लग गई थी। अपनी कामयाबी से मैं बेहद खुश थी। मुझे जाने की इजाजत तो मिल गई थी, लेकिन दादी, बाबा और खासकर पापा मन ही मन दुखी हो रहे थे। मेरी कामयाबी सबके लिए गर्व का विषय थी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आने वाली यह दूरी किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। मुझ में अलग ही जोश था। मैं उस शहर को अपनी आंखों से देख सकूंगी। मेरे लिए यह स्वप्न साकार होने जैसा था। आजकल रघु घर में अक्सर आता जाता था। इटली और बुरानो शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुझे देने की कोशिश करता। वह लगातार मेरे साथ पासपोर्ट ऑफिस, वीजा के लिए भाग दौड़ कर रहा था। हम पूरा पूरा दिन शहर के दफ्तर का चक्कर लगाते, इलाहाबाद के व्यंजनों का भी स्वाद लेते। अब मुझे लगने लगा था, जाने कब मुझे यहाँ वापस आने का मौका मिलेगा। आखिर पूरे 3 सालों के लिए जा रही थी। मुझे सितंबर में जाना था। भाग दौड़ के बीच भी मैं अक्सर संगम के घाट पर जरूर चली जाती थी। उस रोज अपना पासपोर्ट हाथ में पाकर तो मैं जैसे आसमान में उड़ रही थी। रघु के साथ बाइक पर पीछे बैठते ही मैंने उससे कहा, रघु, आज चलो संगम पर पार्टी करते हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, तो उस पार्टी की शुरुआत तुम्हारे साथ करेंगे। हम गंगा किनारे उतरे और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि लेकर एक नाव पर सवार हो नदी के बीच संगम में जा पहुंचे। वहां खड़े हो चारों ओर नजर दौड़ाई तो जी किया कि इस दृश्य को आंखों में ही भर लूं। सावन का महीना शुरू हो चुका था। नदी में पानी भी तेज बह रहा था। आसमान में घने काले बादल थे जो कभी भी बरस सकते थे। मैं जैसे उस दृश्य को आंखों में समेट रही थी कि अचानक रघु की बात सुनकर मैं हंस दी। तभी धीरे से उसने मेरा हाथ थामा और बोला, काश कि तुम कुछ दिन बाद जाती, तो हम सचमुच हनीमून पर वेनिस जाते। एक पल को यह सुनकर मैं ठगी सी रह गई। उस वक्त मैंने रघु की आंखों में सीधे झांका तो कहीं ना कहीं उसकी गहराई में खुद को डूबता हुआ सा महसूस किया। मैंने धीरे से कहा, यह क्या कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है रघु। रघु कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैंने भी एक ख्वाब सजा रखा है कि कभी हम साथ वेनिस जरूर जाएंगे। चलो कोई नहीं, तुम पहले घुमाओ, फिर साथ चलेंगे। इतना कहकर वह खामोश हो गया, लेकिन उसकी बात से मेरे मन में एक हलचल सी मच गई। जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने पर महीन लहरें उठती है ना, कुछ कुछ वैसी ही वह हलचल मैं महसूस कर पा रही थी। लेकिन उसके होने के एहसास में एक घबराहट भी शामिल थी। तभी तेज बारिश होने लगी। जब तक हम घाट पर पहुंचते, हम बारिश से पूरी तरह तरबतर हो गए थे। बरसात तो हमेशा होती थी, लेकिन उस पल उन बूंदों का एहसास अलग था। रघु ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब उसके पीछे बैठने पर मुझे कुछ संकोच सा हो रहा था। वही रघु बेहद खुश था। उसने अपने इश्क का इजहार कर लिया था और उसके इजहार ने मुझे एक कश्मकश में डाल दिया था। यूं ही भीगते हुए हम घर पहुंचे। बाबा ने आंगन के नीम के पेड़ पर झूला डलवाया था। मेरे जन्म के बाद यह नियम बन गया था। सावन भर हमारे घर का दरवाजा खुला रहता। मोहल्ले भर की लड़कियां वहां झूला झूलने के लिए आती। दादी मुझे देखती ही बोली, अरे बिटिया, त्योहार की रौनक लड़कियों से होती है। जब चिड़िया सी उड़कर ससुराल जाती है तो हम कम से कम वहां से उन्हें लिवा लाते हैं, लेकिन तू तो ससुराल नहीं विदेश चली जा रही है। इस बार झूले ले, जाने कब मौका मिले, फिर जाने तब मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। यह सुनकर मेरा दिल भी कचोटने लगा और मैं दादी से लिपट गई। जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। इसके साथ साथ घर के लोगों में मायूसी भी बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं एक कसक मेरे दिल में भी थी। लेकिन कहते हैं ना, सपनों की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उस मायूसी को कुचलकर मैं आगे बढ़ने को तैयार थी। अगली सुबह मेरी फ्लाइट दिल्ली से थी। रात में रघु एक किताब लेकर आया, इलाहाबाद का इतिहास, और मुझे थमाते हुए हंसकर बोला, इसे अपने पास रखना, जिससे वेनिस घूमते हुए तुम भूल ना जाओ यहाँ
यह शहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कहते हुए उसकी आंखों की नमी मुझसे छिपी ना रह सकी और उसकी इस बात ने मेरे मन को भी गीला कर दिया। अगले रोज मैं चली गई थी दिल्ली, दिल्ली से इटली, अपने शहर बुरानो। अपना शहर ही कहूंगी, पिछले 10 सालों से यहाँ रह रही हूँ मैं। इस बीच एक बार भारत गई जब पिताजी नहीं रहे थे। उस वक्त रघु देहरादून की आईएएस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था। उससे मुलाकात ना हो सकी। उसके घर गई, उसके माता पिता से मिली। मेरा बहुत स्वागत किया गया। रघु के लिए पसंद की गई लड़की की तस्वीर भी बड़े शौक से दिखाई। उनके किसी पुराने दोस्त की बेटी थी। जाहिर सी बात है, उनके माता पिता की पसंद में रघु की पसंद भी शामिल होगी। इटली के म्यूजियम में ही काम करने लगी मैं। साथ ही अन्य देशों के म्यूजियम घूमने और उनके बारे में तमाम किताबें लिखने में मशगूल रही। समय अपनी गति से भागता रहा। एक आध बार रघु ने मैसेज डाला, जिसका मैंने जवाब नहीं दिया था। रघु के साथ गुजारी वह शाम बस गुजर कर रह गई थी। उड़ती खबरों से पता लगा कि रघु की शादी हो चुकी है। मेरे दिल में बसी वह हलचल अब शांत हो गई थी। काम के सिलसिले में बहुत लोगों से मिली, लेकिन कहीं कोई अपने जैसा नहीं मिला, या यूं कहिए कोई ऐसा साथी नहीं दिखा जिसका हाथ थामकर मैं अपने सपनों को साझा कर पाती। जिंदगी बस चलती रही और आज यह मेल पढ़कर तो जैसे अतीत की यादें परत दर परत मेरी आंखों के सामने उमड़ रही थी। आज इतवार था तो पोस्ट ऑफिस बंद है। मैं पार्सल नहीं ला सकती थी, इसलिए मुझे अगले दिन का इंतजार था। पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी में गुजर रहा था। बार बार रघु का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। शाम को मैं चुपचाप छतरी लेकर टहलने निकल गई। उस खबर ने मेरे वजूद को तोड़ दिया था। बारी बारी सबका दूर होना, माँ, दादी, दादाजी, फिर एक सड़क दुर्घटना में पापा, और आज रघु। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। आज बारिश में रघु की बातें याद कर रही थी। एक अरसे बाद बारिश में भीगते हुए उन पानी की बूंदों में मेरे आंसू भी घुल रहे थे। अगले दिन वहां के पोस्ट ऑफिस से पार्सल लेकर आई। मैंने धड़कते हुए दिल से उसे खोला। उस पार्सल में मेरा अतीत, मेरा वर्तमान घुला मिला सा मेरे सामने बिखरा हुआ था। मेरे स्कूल कॉलेज की तमाम तस्वीरें, मेरी लिखी हुई हालिया किताबें जो रघु ने खरीदी थी, एक मोटी सी डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी संध्या। यह आत्मिक संबोधन किसी ने आज तक नहीं दिया था। उस डायरी को मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें रघु की लिखी हुई कविताएं थीं। साथ ही जगह जगह हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र था। हमारे बचपन की घटनाएं, स्कूल कॉलेज के दौरान या मोहल्ले में खेले जाने वाले खेल जिनमें हम साथ होते थे। वहाँ नन्ही नन्ही बातों का भी जिक्र था। जैसे जैसे मैं पन्ना पलट रही थी, रघु की याद मुझे अपने आगोश में समेट रही थी। हर पंक्ति से उसके बेशुमार इश्क की महक मुझे भिगो रही थी। इसके साथ साथ मेरी आंखें खामोशी से बह रही थी। एक पन्ने पर एक छोटी सी कविता थी। उस शाम, बारिश की वह सुरमई शाम, पानी पर लिखा तेरा नाम, जाने उस पल क्या हुआ, अनजाने ही तुमको छुआ, कोरा सा मन खोया वहीं, धीरो एहसास समीठे वहीं, दिल में लगी एक अगन, मिलते जैसे धरती गगन, खुमारी सी छाई दिल पर, बड़ी धड़कने तुझे छूकर, अनजाना सा एहसास हुआ, जाने किसी ख्वाब को छुआ। तारीख 28 अगस्त। क्या वही तारीख थी जब मुझे मेरा पासपोर्ट मिला था? ऐसी ढेरों कविताएं थी जो मुझे बेचैन करती जा रही थी कि अचानक कुछ पन्ने खाली दिखे। मैं उन्हें पलटती रही। कुछ देर पलटने के बाद देखा, पीछे कुछ पन्ने काली स्याही से भी लिखे हुए थे। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। रघु ने लिखा था, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि संध्या के पैरों की बेड़ी बन जाऊं। माना उसे पाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, लेकिन मैं उसके सपनों को टूटता हुआ भी नहीं देख सकता। जिस समय एकेडमी से रघु पास आउट हुआ, उसी साल उसे ब्लड कैंसर हो गया था। नतीजतन उसने फिर कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उसकी शादी की खबर भी झूठी थी। वह तबादला लेकर सुदूर आसाम के किसी जिले में चला गया था। मेरी हर किताब वह खरीदता, मेरी कामयाबी का जश्न अकेले मनाता। करीब साल भर पहले अचानक वह बड़े भैया से मिल गया था। तब उसने बड़े भैया को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया। उसने बताया कैसे अपने दिल से मजबूर होकर मुझे कुछ मैसेज किए थे।
और शादीशुदा है, यह सोच मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया था। अपनी मोहब्बत दिल में लिए रघु अकेला चलता रहा। उसने भैया से भी वचन लिया। संध्या तक यह डायरी उसके मरने के बाद ही पहुंचे। यह सारी बातें जानकर मेरा दिमाग सुनसा हो गया था। मैं घंटों डायरी थामे कुर्सी पर बैठी रही। सामने पड़ी हुई मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले तक मेरी कामयाबी की कहानी थी, आज मुझे उनकी कीमत का एहसास हो रहा था। मेरे ख्वाबों की कीमत मैंने ही नहीं, रघु ने भी चुकाई थी। इस लंबे समय में जब भी कभी रघु याद आया तो लगा हम धरती और आकाश हैं, जिनमें अनंत फासला है, जिनके क्षितिज पर मिलने का केवल भ्रम होता है। मैं कभी नहीं समझी कि मैंने उसकी तरफ कभी हाथ नहीं बढ़ाया था, और आज वह सचमुच आकाश के अनंत में खो गया है। अब क्षितिज पर मिलने का भ्रम भी ना होगा। उसकी मोहब्बत अब दिल के कोने में ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे वजूद पर छा गई थी। ऐसा लगा बीतते वक्त में केवल वक्त ही नहीं बीता, हम भी कतरा कतरा खर्च होते रहे। बारिश की उस शाम संगम पर गंगा जमुना से मैं और रघु क्या मिले। सरस्वती सी जन्मी हमारी मोहब्बत हमें मिली, जिसे रघु ने जीवन भर अपने दिल में जिंदा रखा, उसे शिद्दत से निभाया। लेकिन मैंने भुला दिया। कभी हंसकर टाल गई तो कभी अनजान बन जाना ही मुझे सही लगा। वो विलुप्त सरस्वती शायद मेरे मन में विलुप्त होकर भी ठहरी हुई थी। इसलिए शायद रघु के बाद पूरी जिंदगी अपने सपने किसी और से साझा ना कर सकी। अब रघु की मोहब्बत का एहसास हमेशा मेरे मन में एक कसक बनकर जिंदा रहेगा। बाहर बादल अब भी बरस रहे थे और बार बार यह ख्याल आ रहा था, काश काश कि रघु तुमने एक बार मुझे पुकारा होता। चंद कदम ही सही, तुम्हारा साथ तो देती, काश। बस इतनी सी थी ये वन साइडेड लव स्टोरी। ऐसी ही और शॉर्ट स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।